today start branch accounting. Okay, this is a very basic for accountancy as a branch accounting. So we are learn in branch accounting, learn outcomes, introduction, concept of branch accounting, classification of branch in accounting, accounting treatment of department branches, accounting treatment of independent branches, and accounting treatment of special कंडीशंस में या स्पेशल आइटम्स जहाँ पर पे हम देख रहे होंगे वहाँ पे हम इसको काउंट करेंगे. ओके, तो भी होंगे, एक्सरसाइज भी होंगी, देखेंगे. लर्न आउटकम्स, ठीक है. बेसिकली आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. अकाउंट्स अगर पता है तो फिर हम यहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग्स के बारे में कंफर्म करेंगे कि ब्रांच अकाउंटिंग, व्हाट इज द ब्रांच अकाउंटिंग. ओके, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्टरी पार्ट में ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में हम देखते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग जो है, सपोज कि अगर कोई एक मेन ऑफिस लंदन में है तो उसका, फॉर एग्जांपल कि कोका कोला अमेरिका में है, अमेरिका के बाद लंदन में भी उनका ऑफिस होगा, मुंबई इंडिया में भी होगा और दूसरी अदर कंट्रीज में भी होगा. तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, जैसे कि इन्होंने एक ब्रिटेन में अपना एक ऑफिस खोला या फिर इंडिया में खोला, तो उसका एक मेन ऑफिस भी वो वहाँ पे स्टार्ट करके रखते हैं. ठीक है, मेन ऑफिस जब स्टार्ट करके रखेंगे मतलब कि एक उन्होंने मुंबई में अगर ओपन अपना एक मेन ऑफिस बनाएंगे, बाकी उनकी पूरे इंडिया में ब्रांचेस होंगी. सेम चीज कि अगर ब्रिटेन में भी कर रहे हैं तो लंदन में उनका एक मेन ऑफिस होगा, बाकी बहुत सारे ऑफिस होंगे. अकाउंटिंग उसी तरह से होगी और जो फाइनल अकाउंट उनका बनेगा वो अमेरिका के कोका कोला ब्रांच, कोका कोला मेन हेडक्वार्टर पे उसको मेक करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर पे अपन एडिटिंग देखते हैं, वैल्यू एडिटिंग के बारे में देखते हैं, तो ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में देखते हैं. बहुत बेसिक है. जैसे कि पेड़ होता है, पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं निकली होती हैं. सेम चीज़ है कि यहाँ पर पे उसी तरह से उसको यूज़ कर रहे होंगे. और बेसिक आप ये देखोगे कि हमारे पास ब्रांचेस होती हैं. ये देखिए, अब ब्रांच में भी डिफाइंड एज ए सेक्शन ऑफ द कॉर्पोरेट ऑफ एनी अदर फॉर्म एंटरप्राइजेस जियोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिजनेस. ठीक है, अगर जियोग्राफिकली हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ड्यू टू लार्ज स्केल में अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे डेलीगेट्स हैं, तो फिर आप क्या करते हो, अपने बिजनेस के एक्सपेंशंस करते हो, उसको कई जगह आप बढ़ाओगे. तो उसके बढ़ाने के लिए क्या चाहिए हमको, एक्सपेंशंस करने के लिए मीन्स आपको ब्रांचेस ओपन करना पड़ेगी. तो जब ब्रांच ओपन होगी, एक मेन हेडक्वार्टर होगा, उसके साथ साथ में ब्रांचेस होगी, सभी जगह पर अकाउंट्स को मेक किया जाएगा और फाइनल अकाउंट जो है वो आपका मेन हेडक्वार्टर में आकर के रन करेगा. तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास ब्रांच अकाउंटिंग होती है. अब आप देखिए यहाँ पर भी ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में हम देख रहे हैं कि branch accounting, branch is not a separate legal entity. एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है थ्योरी पार्ट में. आप मतलब कि ये हमेशा मेन अपने हेडक्वार्टर से ही जुड़ा हुआ होगा. फॉर एग्जांपल कि अभी आप टाटा या रिलायंस के बारे में अगर देखते हैं तो उनकी अगर ब्रांचेस जो है हमारे, हो सकता है कि आपके अमरकंटक में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो ब्रांच किससे रन करेगी, सेपरेट नहीं होगी, वो हमेशा उनके हेडक्वार्टर से कनेक्ट होगी. हेडक्वार्टर जहां भी होगा उसके बेस पर पे उसको कनेक्ट करके दिखाया जाएगा. मींस सेपरेट एंटिटी नहीं है, उसकी लीगल सेपरेट एंटिटी नहीं होगी. इट इज सिंपली अ सेगमेंट ऑफ अ बिजनेस. ठीक है, बिजनेस फॉर्म है, बिजनेस ही करेगी, बहुत सिंपलिसिटी के साथ में होगा. सेगमेंट होगा, बिजनेस का एक सिंपल फॉर्म है. फिर नेक्स्ट देख रहे हैं कि हम फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ब्रांच जो है इसे क्लियरली आइडेंटिफाई प्रॉफिट सेंटर के बेस पे होगा, प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर है. प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पर पे मीन्स बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट ले रहे हैं हम, अकाउंटिंग पॉइंट है वो आपका प्रॉफिट लेना है. अब प्रॉफिट लेने के साथ साथ हम यहाँ पर ब्रांचेस ओपन करते हैं. ये इस पर कोई डिफरेंट कोई भी इस तरह का एक्सक्यूज नहीं होगा कि आपके हेडक्वार्टर में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या ब्रांच में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है. ओवरऑल बिजनेस में हमको प्रॉफिट बहुत सारा चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर भी इस तरह की कंडीशन करते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए.
ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर दीज क्लासेस ब्रांचेस विदाउट हेड ऑफिस, किसी भी विदाउट हेड ऑफिस के ब्रांचेस नहीं हो सकती। अब हम देख रहे हैं नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग में कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट में देखिए, ब्रांच में सबसे पहले होता है कि अगर हम कोई ब्रांच खोलने की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टर कौन होगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा, ठीक है, उसको हेड ऑफिस में कोई और होगा और उस ब्रांच का डायरेक्टर कोई और होगा। जनरल मैनेजर बोल सकते हैं, डायरेक्टर बोल सकते हैं। देयरफॉर हैव एन इफेक्टिव कंट्रोल, जिसके पास कंट्रोल होगा वो हेड ऑफिस में बैठेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो ब्रांच को देख रहा होगा उसके पास 100% कंट्रोल नहीं होगा, केवल वो अपने ब्रांच के बारे में कंट्रोल कर सकता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं टाटा, सॉरी बाटा का आप एग्जांपल लीजिए। बाटा की शोरूम आपके शहर में भी है, पूरे देश में है, तो वो जो उन्होंने शॉप दी हुई है वो ब्रांच अकाउंटिंग का एक टाइप हो जाता है कि वहां पर पे छोटे छोटे शॉप में जाकर के वो उस दुकान का मालिक है, उसको लग रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, जबकि उसको क्या परसेंटेज बेस पे बिजनेस कर रहा है। हेडक्वार्टर उनका कहाँ, कलकत्ता में, जो उनको पूरी अपनी सेल दिखाना पड़ती है, पूरा सेटअप भी बाटा ने खुद ही तैयार करके दिया है, केवल वहां पर तो सेल करते हैं, उसका परसेंटेज मिलता है उनको, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो अपनी उस दुकान का, शॉप का मालिक होता है। कई बार उस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत हो सकता है डिस्काउंट वो एक्स्ट्रा भी दे दे, लेकिन उसको परमिशन लेना पड़ेगी हेडक्वार्टर से, ठीक है। अब अपनी इस ब्रांच के बारे में अपन देखें, उसके प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं। ईच ब्रांच सो दैट इफ एनी ऑफ देम इज नॉट ईल्डली, ठीक है। अब अगर अपन डिस्क्राइब करते हैं पर्टिकुलर किसी एक ब्रांच का अगर लॉस है, तो वो उस ब्रांच के लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइनली उस कंपनी का लॉस तो नहीं हो रहा, क्योंकि हो सकता है कि वो बाटा के पूरे देश भर में हम देखते हैं करीब 45,000 आउटलेट्स हैं, इससे भी ज़्यादा है। तो ये पुराना डेटा है उनका। तो अगर 45,000 आउटलेट्स हैं तो उसमें तो हो सकता है कि 5,000 आउटलेट्स ऐसे होंगे जिनमें कि बहुत सारा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा होगा, वो लगातार घाटे में जा रहे हैं। लेकिन 40,000 एवव 40,000 35,000 एवव जो होंगे वो प्रॉफिट जा रहे होंगे। प्रॉफिट में जा रहा है मीन्स ऑटोमेटिकली क्या होगा, बाकी का भी ऑल देखा जाएगा बाटा प्रॉफिट में, ठीक है। अब आप देखिए, इस तरह से हम देख रहे हैं ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है। ब्रांच अकाउंटिंग कुछ पॉइंट्स ये भी है, कैश होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक एंड कैश। इसकी ब्रांच को हमेशा ईच ब्रांच को इसकी रिक्वायरमेंट होगी, काय की रिक्वायरमेंट होगी, स्टॉक की होगी और कैश की होगी। ये दो चीज़ उनके पास होना चाहिए। स्टॉक नहीं होगा तो बिजनेस कैसे करेंगे, और हार्ड कैश नहीं होगा तो भी बिजनेस करना उनको प्रॉब्लम जाएगी। कोऑर्डिनेट करना ऑपरेशंस ऑफ वेरियस ब्रांचेस, इन सबको हेडक्वार्टर का काम क्या था, कॉपरेट करेगा, उनको कोऑर्डिनेशन का काम करेगा वेरियस ब्रांचेस को। वो उनके पास से लगातार एक जैसे आपने देखा बिग बाजार, वो भी ब्रांच अकाउंटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। आप देखिए कि कई बार हम जब वहाँ पर प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं तो हमको लगता है कि हमने 500 रुपीज़ का लिया, लेकिन जब आप बिलिंग के लिए फाइनली जाते हो तो वहाँ पर पे कई बार ऐसा होता है कि वो 299 का हो गया। भाई ऐसा कैसे हो गया, क्यों? क्योंकि उसके रेट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, हेडक्वार्टर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको भी नहीं पता होता और वहाँ पर पे आपके अमाउंट कम हो जाए, कभी कभी बढ़ भी जाते हैं। इमीडिएट उनको लगा तो उन्होंने रेट बढ़ा दिया। आप जब काउंटर पे गए बिलिंग कराने तो आपका रेट थोड़ा सा हाई मिला। तो ये चीज़ें क्या होता है, इसको ऑपरेशंस जितने भी कोऑर्डिनेट करने का काम कर इस ब्रांचेस का काम कौन कर रहा है यहाँ पर पे, हेडक्वार्टर। फिर अपन देखते हैं इनकॉर्पोरेट करना, प्रॉफिट और लॉस के बारे में ब्रांच जो है वो उनको इनकॉर्पोरेट करता है। जितने भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, ये सब हेड ऑफिस के पास फाइनल अकाउंट में मेक होंगी। आपके पास जितना भी लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, उसको कौन यहाँ पर पे रन कर रहा होगा, कौन उसको कोऑर्डिनेट करेगा, वो हेडक्वार्टर करेगा, ठीक है। फुलफिल द ऑडिट रिक्वायरमेंट, जब हम ऑडिट रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, ये देखिए ऑडिट रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 228, ये सेक्शन जरूर याद रखिएगा आप, सेक्शन 228, ठीक है ना। ये 228 कंपनी लॉ के बारे में बता दिए यहाँ पर पे। इसमें आप देख रहे हो ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, हालांकि अभी चेंज हो गया है, 2014 आ गया। ये पुराना वाला है, क्योंकि अभी आपको पढ़ने के लिए 2014 एप्लीकेबल नहीं हो रहा है बहुत सारी जगह, इसलिए अभी आप पुराना वाला ही एक्ट देखेंगे 1956 और सेक्शन 228, ओके। अब हम देख रहे हैं कि इन्होंने कुछ यहाँ पर भी कुछ एक एग्जांपल्स दे देते हैं ब्रांचेस ऑफ कंपनीज के। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, जॉनसन एंड जॉनसन, विप्रो,
नेस्ले। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कि किस तरह से वो वर्क करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस इन अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग पर्पस के लिए बेसिकली पर्पस उसका अगर हम अकाउंटिंग देखें, ब्रांच में बी क्लासिफाइड एज नेशनल, ठीक है, एंड इंटरनेशनल ब्रांचेस। पहले ही बताया था ना, कोका कोला उनकी जो ब्रांचेस होंगी मींस इंटरनेशनल बेस पे हो गई, हालांकि अब तो टाटा की भी हो गई, रिलायंस हमारे यहाँ पर पे ये आप देख रहे हो एसबीआई की भी है, आईसीआई बैंक भी है, फॉरेन कंट्री में भी हो गया है, टाटा मोटर्स भी है, जगुआर भी बना रही है वो, जॉनसन एंड जॉनसन तो ऑलरेडी फॉरेन की, हमारे इंडिया में भी उनका हेडक्वार्टर एक ऑफिस बना हुआ है जो इंडिया का हेडक्वार्टर कहलाता है। सेम चीज़ विप्रो, नेस्ले, ये सभी चीज़ें आप देख रहे हो कि इनका ये नेशनल लेवल पे भी होगा एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है। ब्रांचेस का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं पर नेशनल इंटरनेशनल। नेशनल ब्रांचेस एज आर द ब्रांचेस दी एग्जिस्ट विन इन द जोग्राफिकली टेरिटोरियल ऑफ द नेशंस। हमारे पूरे एरिए इंडिया, मतलब जो आपका नेशन है एक राष्ट्र के अंदर ही होना चाहिए। जियोग्राफिकली अपन देख रहे हैं कि उसका जो नक्शा है उसके अंदर ही काम करना चाहिए, उसको हम देखते हैं। उस टेरिटरी में अगर कोई काम कर रहा है मींस वो नेशनल लेवल पे काम करेगा। इंटरनेशनल ब्रांचेस जो होती हैं मतलब कि यहाँ पर पे सिचुएटेड होगा अदर कंट्रीज में। जो इंटरनेशनल ब्रांचेस है मतलब उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, आउट ऑफ बाउंड्रीज हो गई। पूरी 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 हम देख रहे हैं पूरे उसकी कंट्रीज क्या होगी, सिचुएटेड इन अदर कंट्रीज। एक एक पर्टिकुलर अमेरिका में नहीं है, अमेरिका से बाहर है, या इंडिया में ही कोई कंपनी नहीं, इंडिया से बाहर भी है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल। तो क्लासिफिकेशन इज डिपेंड ब्रांचेस जो होती हैं हमारे पास आर ब्रांचेस होंगी इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अब हम अगर ब्रांचेस में भी देखते हैं तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस भी हो सकती हैं, या फिर हम देखते हैं कि ज्वाइंटली भी होंगी उनके कंट्रोल में। वी में ब्रॉडली से दैट फाइल द डिपेंडेंट ब्रांचेस और डिपेंडेंट ऑन द हेड ऑफिस। जब भी होगा डिपेंडेंट होगी और या फिर इंडिपेंडेंट होगी। अगर हम डिपेंडेंट ब्रांचेस के बारे में बात कर रहे हैं मींस डिपेंडेंट ब्रांचेस है डिपेंडेंट ऑन द हेड ऑफिस होगी। क्लियर। और कहीं कहीं पर भी आप देखते हो कि इंडिपेंडेंट वर्कर के उनको पूरी तरह से दे दिया कि आप अपना खुद का अकाउंट बनाइए, सब कुछ बनाइए, ईयर एंड पर हम उसको फाइनलाइज करेंगे। तो इनकी फंक्शनिंग जो होती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की फंक्शन ऐसे इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट ऑफ पर्पस देयर ओन अकाउंट, मतलब वो अपने खुद के अकाउंट बनाते हैं, खुद के अपने पर प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में उनके अकाउंट होंगे, कंप्लीट करेंगे फॉरवर्ड टू द हेड ऑफिस, मतलब उनको आखिरी में कंसोलिडेशंस के लिए लास्ट में अपने अकाउंट्स कहाँ पे भेजने पड़ेंगे, हेडक्वार्टर के पास। करेक्ट। अब यहाँ पर पे हम डिपेंडेंट ब्रांचेस के बारे में कुछ एग्जांपल्स हैं कि कुछ इस तरह से देखें। एनीवे हम यहाँ पर पे एक चार्ट के रूप में इसको फाइनल देखते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो नेशनल होगा, दूसरा इंटरनेशनल होगा। क्लियर। ओ ओ ओ सॉरी, ये क्या हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर पे हमने देखा कि अब ब्रांचेस होगी, एक होगी नेशनल लेवल पे, एक होगी इंटरनेशनल। जब हम नेशनल की बात करते हैं तो नेशनल में भी दो हो जाएंगी, एक डिपेंडेंट ब्रांच, एक इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। लेकिन इंटरनेशनल में जनरली ऐसा नहीं होता कि डिपेंड और इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ये जनरली हमको नेशनल लेवल पर ही देखने को मिलेगा। गॉट इट। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस, ठीक है, इनमें किस किस तरह से होगा। तो हमारे पास डिपेंडेंट जो ब्रांच होगी उनका व्हेन अ ब्रांच इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस के पूरे कंट्रोल में रहेगी। जितनी भी टर्म्स कंडीशन है, उसकी पॉलिसीज हैं, वो सब चीज़ें किस में होंगी, पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब किसके कंट्रोल में आ रही है, उनके हेडक्वार्टर्स के बेस पे आएगी। हेडक्वार्टर उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि वहां से वो रन कर रही हैं। तो हेडक्वार्टर मतलब इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांचेस। ओके। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस में कंपलसरी है कि जितना भी वर्क हो रहा होगा वो हेडक्वार्टर के बेस पे होगा, हेडक्वार्टर जो भी कुछ बताएगा उसके बेस पे उनको वर्क करना होगा।
जो भी पावर्स होंगी, इनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स नहीं हो सकती, बस इनके पास केवल इतना होगा कि उस अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, लेकिन थ्रू हेडक्वार्टर्स का अगर कोई ऑर्डर है उसको फॉलो करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना बिग बाजार का, कि आप जब वहाँ पे पहुँच रहे होते हैं बिलिंग के लिए, तो कई बार उसके रेट इंक्रीज हो जाते हैं, कभी कभी डिक्रीज भी हो जाते हैं। मीन्स वो सब कुछ रेट ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज उनके पास कहाँ से अकाउंटिंग हो रही है, हेडक्वार्टर से हो रही। तो यहाँ से इस तरह से देखते हैं हम कि हेड ऑफिस जो है, ऑल इट्स एक्टिविटीज एंड डन नॉट एंजॉय मच डायरेक्टली पावर्स। ठीक है, बिना उनके, ये बिना हेडक्वार्टर्स के इंजॉय नहीं कर सकते। ओके, फीचर्स अपन देख रहे हैं कि फीचर्स ऑफ द डिपेंडेंट ब्रांचेस मेनली सेल गुड्स which are supplied by the head office, ठीक है, for cash and also on credit to approved customers if authorized to do by the head office। अब देखिए यहाँ पर भी कंडीशंस, जब भी कुछ भी प्रोडक्ट बेचने का काम, मतलब डिपेंडेंट ब्रांच क्या कर रही है, जितना उसका मेन काम है प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है, सेल करना, और किस चीज को सेल करेंगे, जो सप्लाई हो रही है, सप्लाई बाय द हेड ऑफिस जो भी कुछ भेज रहा है उसको वो बेचने का काम करेंगे। बेचेंगे भी कैसे, कैश में बेचेंगे या फिर क्रेडिट में भी अगर बेचते हैं तो सबसे पहले उनको अथॉरिटी किससे लेना पड़ेगी, हेड ऑफिस से अथॉरिटी लेना पड़ेगी, उस बेस पर वो अपने उन प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जनरली कैश कलेक्ट, जनरली सेकेंड पॉइंट इसके फीचर्स में देख लें, कैश कलेक्टेड is deposited into the local bank to the credit of the head office। क्लियर, मतलब जो आसपास बैंक होगा उनके शहर में, वहां पे वो डिपॉजिट कर देंगे, और वो डिपॉजिट किसके उसमें होगा, जो उनका हेडक्वार्टर होगा वहां के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, ये तो क्या हुआ कि पुराना सिस्टम। अभी नए सिस्टम में क्या हो गया कि जो ऑटोमेटिक कोई भी कस्टमर आता है और अगर कोई परचेज करता है, उसकी बिलिंग जो होती है ऑटोमेटिकली हेडक्वार्टर से हो जाती है, मतलब वो पैसे डायरेक्ट उनके पास पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी आपके पास पेटीएम बैंक आ गया है, या आपके पास एयरटेल का बैंक आ गया, आपके मोबाइल ही बैंक बन गया, लेकिन उस मोबाइल में भी जब भी आप कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हो उसमें से कुछ पैसे डिडक्ट होते हैं ना, वो आपका भी एक मोबाइल एक तरीके से ब्रांच हो गई है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में होगा और एयरटेल के पूरे हाथ में। और एयरटेल ने किससे टाइप किया, आपके बैंक के साथ में टाइप किया हुआ है कि जो भी पैसा निकलेगा पहले बैंक जाएगा, बैंक से वो एटीएम पेटीएम पे आएगा या एयरटेल के पास आएगा, और फिर वहां से दूसरे लोगों के पास पहुंचेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब यहाँ पे वो वाला सिस्टम खत्म हो जाता जा रहा है, कैश कलेक्ट डिपॉजिट इनटू द लोकल बैंक, वो डायरेक्ट आपके साइट से ऑनलाइन ही डिपॉजिट हो जाएगा। अदरवाइज अगर कुछ ज़्यादा मेजर अमाउंट है, कैश का अमाउंट है, तो उसके लिए फिर ये क्या करते हैं, एक बैंक अकाउंट में, अपने लोकल बैंक में जा करके और हेडक्वार्टर के अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। फिर नेक्स्ट, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रेगुलर नेचर आर पेड डायरेक्ट बाय द हेड ऑफिस। नेचुरल जो हमारे पास रेगुलर और नेचर के जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो डेली होना है और एक्सपेंसेस तरह के हैं, तो उनको कौन पे करेगा, यहाँ पर पे हेडक्वार्टर पे करेगा, डायरेक्टली हेडक्वार्टर पे कर देगा। फॉर एग्जांपल कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी पे करना, उस एरिया का रेंट पे करना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, तो ये सब कुछ एक फिक्स अमाउंट है, रेगुलर बेसिस पे होने वाले हैं, तो इनको कौन पे करेगा, हेडक्वार्टर पे कर देगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, फॉर मीटिंग या पेटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, द ब्रांच मैनेजर इज प्रोवाइडेड विथ कैश। इसके लिए क्या करा जाएगा, छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उसके लिए क्या करा जाएगा, माने पड़ा कि छोटे से कोई रिपेयरिंग आ गई, जिसमें कि अब अगर मान लो कि उसका डिस्प्ले चेंज करना है, तो सब कुछ करने के लिए कौन होगा, हेडक्वार्टर होगा। लेकिन अगर सपोज कि माने पड़ा कि कोई बल्ब फ्यूज हो गया, या वहाँ पर कोई छोटे से मेंटेनेंस का काम आ गया, उसके लिए क्या करा जाएगा, जो ब्रांच मैनेजर है उसको प्रोवाइड किया जाएगा कैश अमाउंट, जिसके बेस पे वो वर्क कर पाएगा, विच इज, ठीक है, हेड ऑफिस से उसको दिया जाएगा, और बाद में उससे उसको कैलकुलेशन करके उसके बिल वाउचर सबमिट करेगा, और क्लियर हो जाएगी वो चीज़ें। अगर जेब से भी पैसे दे दिए उसने, अपनी पॉकेट से पैसे दिए हुए हैं, तो बाद में रियम्बर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सच ब्रांचेस डोंट मेंटेन अकाउंट बुक ऑफ। क्लियर, ये कोई भी किसी तरह का अकाउंट मेक नहीं करेंगे, ऐसा
असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस के बेस पे इनको कोई अकाउंट मेक नहीं करना, ठीक है। वो अपने ब्रांच का बनाते हैं, बट इन ऑर्डर टू सप्लाई एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जितने भी इनके पास सप्लाई और की रिक्वेस्ट आएगी इंफॉर्मेशन, दी हेड ऑफिस सम मेमोरेंडम रिकॉर्डेड सच एज द कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर, सेल्स बुक, ये इसके बारे में अपन देखते हैं कि ये काम केवल किसको करना होता है। एग्जैक्टली ये बस वो भेज देते हैं, और ये भेजते किस कौन है यहाँ पर पे हेड क्वार्टर के बेस पे होगा, ठीक है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग और डिपेंडेंट ब्रांचेस, अब इनके पास मेथड कौन सी होगी ये देख लेते हैं अपन, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अकाउंटिंग अरेंजमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट ब्रांच डिपेंडेंट अपॉन द साइज, the type of activities, method, operation, कंट्रोल एक्सेस बाय द हेड ऑफिस। जितना भी चीज़ों के बारे में बता, जो भी इनको पास ऑन होगा वो हेड ऑफिस ही बताएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग अकाउंट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच में बी केप्ट बाय द हेड ऑफिस बाय अडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, कोई भी एक मेथड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे अपन मेथड्स देख रहे हैं, ठीक है। मेथड्स कौन कौन सी, किस तरह से अपन मेथड्स हो सकती हैं अकाउंटिंग मेथड्स में, इन्होंने टाइप दे दिया। डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, फाइनल अकाउंट सिस्टम, होलसेल ब्रांच सिस्टम, ठीक है। जब आप डेटर सिस्टम में देखोगे तो इनवॉइस एज कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस एट इनवॉइस प्राइस, इसके बारे में अपन देख लेंगे। कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस किस तरह से कैलकुलेट किया था वो भी होता है। फिर हम देख रहे हैं कि ब्रांच डेटर सिस्टम में क्या हो सकता है। ब्रांच डेटा सिस्टम के बारे में जो अपन बात कर रहे हैं, एक एक को डिफाइन यहाँ पर पे हम कर देते हैं। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड व्हेन ब्रांच इज स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे साइज की है, अंडर द मेथड हेड ऑफिस ओपन ओनली वन अकाउंट फॉर ईच ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करा जाता है कि मेन ब्रांच जो है उसको एक छोटे छोटे अकाउंट, जैसे आपने पेटी कैश बुक देखा होगा, जस्ट सिमिलर उसी तरह से होता है, तो कॉल्ड अपन ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। उस तरह से पेटी कैश अकाउंटिंग, पेटी कैश बुक होती ना, उस तरह की बुकिंग यहाँ पर पे आपको देखने को मिल जाएगी। हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट ये देखिए, अब यहाँ पर पे कुछ और भी इसी के बारे में हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि हेड ऑफिस व्हेन द गुड्स आर इनवॉइस कॉस्ट प्राइस के बेस पे होंगे। देखिए न्यूमेरिकल के बारे में या इतनी डिटेल में आज अपन नहीं देखते हैं, इतना ही काफ़ी है। इसके लिए हम लोग कल आगे देखेंगे कौन कौन सी और मेथड थी हैं, किस तरह से, फिर आपको इलस्ट्रेशन दे देंगे, दिखा देंगे कि किस तरह से वर्क करना है। ब्रांच अकाउंटिंग में देखिए, हाँ ये जरूर आज अपन तैयार कर लेते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग में इसका प्रोफार्मा क्या हो सकता है। आप ये नोट कर लीजिए, प्रोफार्मा जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली चीज़ कि डेबिट क्रेडिट ही बनेगा, ठीक है। द क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स, ये ब्रांच अकाउंटिंग अंडर डेटर सिस्टम में जो कॉस्ट प्राइस अप्रोच होगी विल अपियर इन बुक ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस इसको तैयार कर रहा है तो क्या क्या हो जाएगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बिल्कुल अकाउंट ही वैसे सिंपल बना रहे अपन, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, टू बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, अगर पुराना चला रहा है बैलेंस है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, अदरवाइज स्टॉक हम देख रहे हैं कि एट कॉस्ट प्राइस, ये भी हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि पैटी कैश या इम्प्रेस्ड मनी भी उसको बोला जाता है, यहाँ पे पैटी कैश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, सन्डी डेटर्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट देखिए बिगिनिंग में दिया, स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस या को अगर हम फाइनेंशियल ईयर लेकर के चल रहे हैं, इसमें फिर आप यहाँ पे टू वर्ड्स जरूर यूज़ करिएगा, ठीक है। साथ में इतने सारी चीज़ें उसकी बाइफिकेशन थी। फिर नेक्स्ट आ रहा है टू कैश। टू कैश लोकल परचेज बाय ब्रांच, जितना भी लोकल परचेज होगा उसके कैश आ गया। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस, जो हेडक्वार्टर ने जितना भी ब्रांच को भेजा है, जो भी सामान भेजा है उसकी कॉस्ट प्राइस के बेस पे अपन यहाँ पर पे उसका अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट हो जाएगा टू गुड्स सेंट बाय अदर ब्रांच, ठीक है, ब्रांच अकाउंट और फिर अदर ब्रांच को भेजा गया, वो भी हम यहाँ पे नोट कर देंगे। नेक्स्ट हो जाएगा बैंक, रेमिटेंस बाय हेड ऑफिस,
एंड एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, जितने भी एक्सपेंसेस पेड कर रहा है हेड ऑफिस फॉर ब्रांच के लिए, फॉर जैसे बताया था आपको, फिक्स नेचर के होते हैं, रेगुलर नेचर के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उनको पे किया जा रहा है थ्रू बैंक होगा, यहाँ पर हम बैंक लिख देंगे। ओके, बैलेंस यहाँ पर पे आएगा, बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी एज एट द एंड, जितने भी अगर बच रहा है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड पी एंड एल, जो बैलेंस फिगर है यहाँ पे, बैलेंस फिगर कैसे आएगा? अब देखिए यहाँ पर पे बैलेंस ब्रॉट डाउन है ओपनिंग, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी। फिर किस तरह का बैलेंस है? बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज इफ एनी, यदि कोई लाइबिलिटीज रह गई उसका बैलेंस हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर पे आप बाय वर्ड यूज करेंगे, बाय गुड्स सेंट टू द ब्रांच अकाउंट, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच अकाउंट, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच अकाउंट, ठीक है, ये इसके सब पॉइंट्स आते जा रहे हैं। नेक्स्ट बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, उसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसमें भी देखिए स्टॉक आ जाएगा, पैटी कैश आ जाएगा, सन्डी डेटर्स आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन ट्रांजिट आएगा, गुड्स इन ट्रांजिट आएगा, फिक्स एसेट एट द एंड बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ये इसका प्रोफार्मा है। बाकी इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं या कुछ न्यूमेरिकल है वो हम लोग कल देखेंगे। ओके, क्लास क्लोज करते हैं।